गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक आता है लैंडफॉर्म एंड देयर एवोल्यूशंस। बेसिकली स्थलाकृतियाँ कैसे हैं और उनका निर्माण कैसे होता है। तो आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आगे पढ़ने से पहले हमें जो बेसिक डिफरेंस है वो पता होना चाहिए वेदरिंग और इरोजन के बीच में, कि अपक्षय क्या है और अपर्दन क्या है। अगर हम वेदरिंग की बात करें तो चट्टानों का अपनी जगह पर टूट कर बिखर जाना वेदरिंग कहलाता है। जैसे यहाँ पे आपको एक चट्टान दिख रही है और ये चट्टान अपनी जगह टूट गई, कोई भी बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से या कोई भी केमिकल इसके अंदर रिएक्शन हुआ या कोई फिजिकली किसी और चट्टान से आके टकरा गई या पानी ने इसको तोड़ दिया, किसी भी कारण इस चट्टान का अपनी जगह पर टूट जाना वेदरिंग कहलाता है। और इसी वेदरिंग के प्रोसेस में अगर ट्रांसपोर्टेशन ऐड हो जाए तो वो इरोजन कहलाने लगेगा। जो इरोजन एक टर्म है, इरोजन एक लैटिन भाषा के शब्द इरोडेड से निकला है, जिसका मतलब है टू ईट अवे, उस चीज को खा जाना। ठीक है, तो जहां पे भी ब्रेक डाउन हो जाए किसी भी रॉक का या किसी भी सब्सटेंस का, और उसमें किसी भी बाहरी एजेंट यानी कि लाइक ग्लेशियर, रिवर और रनिंग वाटर या विंड के थ्रू उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाए एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम इरोजन कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि एक पहाड़ है और इसके ऊपर कुछ चट्टाने हैं। वो चट्टाने समय के साथ टूटी और फिर बारिश हुई, बारिश के पानी उनको बहाकर नीचे ले आए, तो ये क्या है, ये इरोजन काउंट हो जाएगा। जैसे ही उनका ट्रांसपोर्टेशन पहाड़ के ऊपर से नीचे हुआ बारिश के पानी के माध्यम से, तो वो इरोजन में काउंट हो जाएगा और उन चट्टानों का अपनी जगह पर ही टूट जाना वेदरिंग कहलाएगा। तो आगे बढ़ते हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म। तो सबसे पहले समझना होगा कि एक नदी क्या है। जो सरफेस में जो पानी बह रहा है, वो पानी जब एक डिफिनिट चैनल में बहने लगे किसी भी बड़े डिप्रेशन की तरफ, वेदर वो एक लेक हो सकता है या एक सी हो सकता है या इनलैंड डिप्रेशन हो सकता है या जमीन पे जाके कहीं वो नदी गायब हो जाए, उसको हम नदी कहते हैं। ये याद रखिएगा कि उसका एक डेफिनेट चैनल होना बहुत जरूरी है। अगर वो चैनल नहीं है तो वो सरफेस रन ऑफ में काउंट हो सकता है। जो भी जियोलॉजिकल वर्क ऑफ फ्लूवियल प्रोसेस है वो तीन पार्ट में आता है। सबसे पहला पार्ट क्या कहलाएगा, इरोजन। दूसरा पार्ट कहलाएगा ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा पार्ट कहलाएगा डेपोजिशन। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इरोजन। तो इरोजन फ्लूवियल जो लैंडफॉर्म्स हैं उसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है वी शेप्ड वैली, यानी वी आकार की घाटियां। ये बहुत आसानी से इसके नाम से ही आप पता कर सकते हैं। जैसे वी शेप्ड वैली है, मतलब ये जो घाटियां हैं, ये वी जो अल्फाबेट है इंग्लिश का, उससे काफी हद तक रिलेट करती हैं। यानी कि इनकी जो दोनों तरफ की दीवारें हैं वो ऐसी घाटी नदी बनाएगी जिसमें बीच में नदी बह रही हो और अगल बगल पहाड़ हो जो वी शेप के दिख रहे हो। इसकी अगले स्लाइड में फोटो जैसे डाल रखी है, जैसे इस वाली स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि ये जो नदी है ये बीच से बह रही है और इसके अगल बगल जो पहाड़ है, ये जो पहाड़ हैं ये आपको वी शेप के दिखेंगे, इसीलिए इसे वी शेप्ड वैली कहते हैं। अब यही वी शेप्ड वैली, अगर जॉर्ज इज अ डीप वैली विद अ वेरी स्टीप एंड स्ट्रेट साइड एंड कैनियर आर एक्सटेंडेड फ्रॉम जॉर्ज ग्रेट कैनियन, यही वी शेप्ड वैली भी दो पार्ट की आ जाती है। एक आती है जॉर्ज, एक आता है कैनियन। ये जॉर्ज कहा जाएगा जिसमें जो क्या है, जो अगल बगल की जो दीवारें हैं वो स्टीप कम है, वो उनमें फैलाव ज्यादा है और वो वी शेप्ड की दिख रही हैं। और कैनियन हम उसको कहेंगे जिसमें क्या है, अगल बगल की जो दीवारें हैं वो बिल्कुल सीधी खड़ी हैं, क्लिफ की भांति खड़ी हुई हैं और वो एकदम स्ट्रेट दिख रही हैं। जैसे इंडिया की अगर आप बात करें तो ग्रैंड कैनियन तो है ही अमेरिका में, लेकिन इन केस ऑफ इंडिया अगर आप आंध्र प्रदेश जाएं और आप कभी कडापा डिस्ट्रिक्ट विजिट करें तो वहां पे आपको गंडीकोटा का ग्रेट इंडिया का जो सबसे बड़ा ग्रेट कैनियन है वो देखने को मिलेगा। वहां पे आप बहुत इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे जो है वो जो वैली है वो बिल्कुल स्टीप है, बिल्कुल खड़ी ढाल है, बिल्कुल भी ढाल में लचाव नहीं है कि वो वी अक्षर की भी दिखाई दे, इसलिए इसे कैनियन कहा जाता है। नेक्स्ट में बात करते हैं रैपिड्स। रैपिड्स जो नदी है उसको बेसिकली तीन तरह के स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं। पहला होता है यूथफुल, दूसरी होती है मध्य अवस्था यानी मिडिल एज, और तीसरी होती है ओल्ड स्टेज। जितना भी इरोजन जो नदी करती है वो मोस्टली अपने यूथफुल स्टेज में करती है, क्योंकि नहीं, जैसे नहीं 11th 12th का बच्चा होता है वो बच्चा क्या यूथफुल स्टेज में है,
कक्षा 11वीं 12वीं में रिबेलियन एटीट्यूड होता है कि जो सामने आएगा भाई तोड़ देंगे फोड़ देंगे, उसी टाइप वाला एटीट्यूड होता है। तो नदी जितना भी खतरनाक काम करेगी ना, वो सारा अपना यूथफुल स्टेज में करेगी। ऐसे ही क्या है, अगला जो है इसका जो लैंडफॉर्म है वो है रैपिड्स। द पार्ट ऑफ द रिवर where the current is flowing with the more than the normal flow because of the steep slope of valley। जहां पे क्या है कि जो नदी की ढाल है वो और ज्यादा हो जाए, स्टीप हो जाए, थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, और नदी का जो बहाव है वो तेज तेज होने लगे। आपको इंडिया में रैपिड्स की बात करें तो इंडिया में रैपिड्स आपको ऋषिकेश में देखने को मिलेंगे, और रैपिड्स ही आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं रिवर राफ्टिंग के लिए। इसलिए आप वहीं पे रिवर राफ्टिंग होते हुए देखेंगे जहां पे रैपिड्स हैं। तो अगर आप कहीं पे रिवर राफ्टिंग होते हुए देख रहे हैं तो इट मीन्स वहां पे रैपिड्स हैं। जैसे गंगा काफी हद तक बहुत अच्छे रैपिड्स जो बनाती है वो ऋषिकेश में बनाती है, इसलिए वहां पे रिवर राफ्टिंग एज अ वाटर स्पोर्ट्स बहुत फेमस है। नेक्स्ट की बात करें तो वाटरफॉल। वाटरफॉल क्या होता है कि समहाउ किसी भी कारणवश अगर जो रिवर बेड है वो अचानक से मुड़ जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि वो लैटिट्यूड अगर एक बेस पे चल रहा है वो एकदम से लॉन्गिट्यूड हो जाए, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाए। जैसे ही वो वर्टिकल होगा पानी नीचे गिरने लगेगा, और वो क्या हो जाएगा, रिवर बेड के वर्टिकल होते ही वो एक वाटरफॉल का निर्माण करेगा। A waterfall that descends a series of leaps as refers as कैस्केड वाटरफॉल। यहाँ पे दो वाटरफॉल के मैंने एग्जांपल दिए हैं। टाइप्स ऑफ वाटरफॉल तो बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए दो जो मेजर वाटरफॉल्स हैं उसमें कैस्केड है। तो जो कैस्केड होता है, कैस्केड में क्या होता है, ये वाली जो फर्स्ट वाली पिक्चर है वो आपको कैस्केड वाटरफॉल्स की दिख रही है कि क्या है कि छोटे छोटे जो सीढ़ियों हैं उसके माध्यम से जब वाटरफॉल बहता है तो उसे हम कैस्केड वाटरफॉल कहते हैं। और जो दूसरा है वो कैटरैक्ट वाटरफॉल होता है। इसमें क्या होता है कि यही जब कैस्केड वाटरफॉल एक ह्यूज अमाउंट में बड़ा हो जाए और जो इसके जो स्टेप्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हो जाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैटरैक्ट वाटरफॉल कहते हैं। पॉट होल्स की बात करें, ये भी एक इरोजनल टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म में से एक है जो मेजरली आपको वहां देखने को मिलेगा जहां पे या तो फिर वाटरफॉल हो या फिर वहां पर रैपिड्स हो। ये क्या होता है कि जब भी पानी यहाँ से आ रहा है तो आपने कभी कभी देखा होगा कि नदियों के किनारे ऐसे गोल गोल भंवर टाइप का बनता है कि पानी नीचे नीचे जा रहा है और फिर निकल रहा है। तो वही क्या होता है, वही पॉट होल्स के निर्माण में एक बहुत सहायक गतिविधि होती है, जिसमें क्या होता है, पानी आता है और पानी जब बहता है तो इसी पॉट होल्स के अंदर अपने जो इरोजनल टूल्स होते हैं उसको ऐसे ऐसे घुमाता है और फिर बाहर निकलता है, जिस कारण ये धीरे 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 बड़ा होता जाता है। दूसरा कारण पॉट होल्स बनने का ये होता है कि जब भी वाटरफॉल से पानी जब बहुत ऊंचाई से नीचे किसी चट्टान पे गिरता है, हमने देखा है, तो वहां पे भी क्या, वो उस चट्टान को तोड़ता है और एक गड्ढे नुमा आकृति का निर्माण करता है। और जब यही गड्ढा बहुत बड़ा हो जाता है तो इसे हम प्लंज पूल के नाम से भी जानते हैं। अगली स्थलाकृति की बात करें तो रिवर ट्रेसेस। अगर आप एक प्लेन एरिया में रहते हैं, अगर आप इंडिया के गैंगेटिक प्लेन में रहते हैं या किसी भी रिवर के प्लेन में रहते हैं, तो जब भी आप नदी किनारे जाएंगे तो आप रिवर ट्रेसेस बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट नाउ जहां पे भी नदी बह रही होगी उसके इधर साइड यानी दोनों साइडों पे जो उठान पे थोड़ी सी जमीन होगी वो रिवर ट्रेसेस है। रिवर ट्रेसेस क्या दिखाते हैं कि ओल्ड फ्लड प्लेन्स को दिखाते हैं, जहां पे नदी कुछ समय पहले या कुछ वर्षों पूर्व 10-15 हजार या और भी पुराने वर्षों पूर्व की हम बात करें, वहां नदी बह रही होगी। उस नदी की उस टाइम पे ऊंचाई उतनी रही होगी और उस रवि ने उसके बाद आज जहां नदी बह रही है उसकी कटान करके उसको और गहरा किया है। तो अगर हम बात करें कि ये वाला जो रिवर ट्रेस है, इसको अगर हम वन नाम दे तो ये और पुराना है, ये उससे थोड़ा कम पुराना है। ये राइट नाउ जहां नदी बह रही है, कुछ समय बाद यहाँ पे एक और ट्रेस बन जाएगा जो और नया ट्रेस होगा। इसी को हम रिवर ट्रेसेस के नाम से भी जानते हैं। फिर हम बात करते हैं मियांडर। मियांडर जो एक वर्ड है वो रिवर मियांडर्स, रिवर एक एग्जिस्ट करती है वर्ड में मियांडर, उसके ही ऊपर रखा गया था। दरअसल मियांडर का मीन्स होता है सर्पनुमा आकृति। अगर हम नेक्स्ट फोटो में देखें तो ये जो नदी जब मंद हो जाती है यानी अपनी स्पीड स्लो कर लेती है, तब वो विसर्प की तरह यानी सांप की तरह घूम घूम कर चलती है। इसी को हम क्या क्या मियांडर कहते हैं। अब एक खास बात
जो इसमें बताने लायक है वो बात यह है कि जब मियांडर होते हैं, मियांडर के भी दो स्लोप होते हैं, एक होता है कॉनकेव स्लोप और दूसरा होता है कॉन्वेक्स स्लोप। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स को हम कैसे समझें? इसको हम ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि नदी यहां से आ रही है और यहाँ पे टकरा रही है, तो जिस साइड जो उसकी बाहरी साइड है, ये इसका क्या कॉन्वेक्स स्लोप है। इस साइड क्या होगी, इस साइड नदी इरोजन करेगी और इस साइड की जो ढाल होगी वो खड़ी ढाल होगी। इस साइड पे डेपोजिशन बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड जो इसके जस्ट अपोजिट आपको ये देखने को मिल रहा है, इस साइड पर यहाँ पे डेपोजिशन होगा और ये कॉन्वेक्स स्लोप कहलाएगा, सॉरी ये कॉनकेव स्लोप कहलाएगा इस साइड वाला, और ये कहलाएगा कॉन्वेक्स स्लोप। जो इस साइड में डेपोजिशन होगा और इस साइड में इरोजन होगा। इस साइड जो नदी की गहराई है वो कंपैरेटिवली इस साइड के अकॉर्डिंग कम पाई जाएगी। अगर आप जैसे मैं कानपुर में रहता हूँ तो कानपुर की बात करें तो जिस साइड नदी डिपोजिशन करेगी उस साइड क्या है, सैंड का अमाउंट जो है वो ज्यादा मिलेगा। अगर हम कानपुर की बात करें तो उन्नाव साइड, जो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है उस साइड पर जो रिवर में डिपोजिशन है, बालू की मात्रा है वो ज्यादा मिलेगी। वहां पे जो नदी की गहराई है वो कंपैरेटिवली कानपुर की साइड से कम मिलेगी, जबकि कानपुर की साइड क्या है, कानपुर की साइड ढाल खड़ी है, यहाँ इरोजन ज्यादा होता है। ये बेसिक सा डिफरेंस है कॉन्वेक्स और कॉनकेव स्लोप में। अब इसी इमेज को लेके आगे चलिए, जो अगली जो लैंडफॉर्म है उसे हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या होता है कि जब कभी रिवर ऐसे मियांडर कर रही हो और मियांडर करते करते समहाउ बारिश हुई या कोई बाढ़ आई और नदी में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ जाने से क्या होता है कि जब नदी में पानी बढ़ जाएगा तो नदी ऐसे घूम के नहीं चल पाएगी, वो अपने आप को सीधा करने की कोशिश करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाला जो ऑक्सबो टाइप का एक जो मियांडर है, इस मियांडर में समहाउ इस नदी में पानी ज्यादा आया और इस नदी ने यहाँ से कटान करके इस वाली स्ट्रीम में खुद को डायरेक्ट ज्वाइन कर लिया, तो ये क्या होगा कि ये जो आकृति है ये धीरे धीरे अलग हो जाएगी और ये इस टाइप का शेप ले लेगी। जैसे ये नदी यहाँ से इसके पहले जब मतलब बात करें जब कभी ये नदी रही होगी यहाँ पे, तो ये नदी यहाँ से ऐसे घूम के जाया करती थी और आगे अपने आप पाथ को कंटिन्यू करती थी। लेकिन समय के साथ इस नदी में पानी की मात्रा बढ़ी या बाढ़ आई या एकदम से ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर कहीं से भी आया और इस नदी ने अपने आप को सीधा करने की कोशिश करी और इस पार्ट को कट डाउन कर दिया और सीधे इस स्ट्रीम के चैनल में जुड़ गई और ये पार्ट अलग हो गया। इस पार्ट को हम ऑक्सबो लेक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ऑक्स यानी कि जो गाय गाय भैंस के जो खुर होते हैं उसके समान इसकी आकृति होती है, इसका इसीलिए ही इसे ऑक्स बुलक कहते हैं। अगर आप सैटेलाइट इमेजरी में कभी भी सर्च करें या किसी नदी को ट्रेस करने की कोशिश करें तो आप उसमें ऑक्सबो लेक्स और मियांडर्स को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। जो हम इसके आगे डेपोजिशनल और ट्रांसपोर्टेशनल वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।